नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096975238606089452880455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। ग्राम्य समाज एवं विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, इसके वीडियोस इंग्लिश मीडियम में इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं पूरी सीरीज। जैसे 20 वीडियो में कमिटमेंट किया गया हिंदी मीडियम के लिए, लगभग इतने ही वीडियो में या इससे कुछ कम ज़्यादा में इंग्लिश मीडियम में भी पूरा ग्राम विकास यहाँ पर कवर किया जाएगा। हमारा पेड ग्रुप शुरू हो चुका है, यहाँ पर ग्राम विकास की पार्ट 1 PDF भी दी जा चुकी है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के साथ जुड़ करके पूरी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं ग्राम विकास के ऑफिशियल सिलेबस की। तो रूरल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में यहाँ पर समझने के लिए हमको रूरल और डेवलपमेंट दोनों शब्दों के आयामों को समझना पहले जरूरी है। जैसे ब्यूरो ऑफ सेंसस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यानी कि यूएस में रूरल कम्युनिटी को किस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी के रेफरेंस में। लेकिन हमारे यहाँ पर कई सारी डेफिनेशन है। इंडिया में इतने टाइम से जो है रूरल डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, लेकिन ये आपको जानकर सरप्राइजिंग लगेगा कि कोई एक डेफिनेशन नहीं है रूरल की। ठीक है, डेफिनेशंस कई सारी हैं कि किसे हम रूरल एरिया कहेंगे, उसकी अलग अलग एजेंसीज ने, अलग अलग बॉडीज़ ने डेफिनेशंस दी हैं जिनको हमको देखना जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई डेफिनेशन, जो कि काफ़ी वेग है। यहाँ सिर्फ इतना बताया जाता है कि विलेज क्या है भारत में या रूरल क्या है, एक ऐसी एंटिटी है जो अपने नाम से डिफाइन की जा सकती है और उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री या फिर टेरिटरी हो। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। लेकिन आप एक लाइन में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है, जब डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं, तो कई सारे आयामों को देखना पड़ता है। तो सिर्फ ये कह देना कि नाम होगा और एक बाउंड्री होगी, इतना काफ़ी नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर जिन जिन आयोगों को, एजेंसीज़ को अपनी अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हुई, उन्होंने इसकी डेफिनेशन चेंज की और अपने हिसाब से डेफिनेशन तैयार की। तो ऐसी ही कुछ एजेंसीज़ की डेफिनेशन आपको बताएंगे जो फैक्चुअली आपको याद करना जरूरी है। तो रूरल किसे कहेंगे इंडिया में? प्लानिंग कमीशन के अनुसार, जब प्लानिंग कमीशन अस्तित्व में था, प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि टाउन जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 15,000 हो या फिर 15,000 से कम हो, उसे हम लोग कहेंगे रूरल इन नेचर। ठीक है, तो रूरल की डेफिनेशन प्लानिंग कमीशन के हिसाब से किस आधार पर थी? पॉपुलेशन के आधार पर, कि अगर ये 15,000 से कम है तो हम उसको रूरल मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO ने जो है रूरल को कैसे डिफाइन करा? इन्होंने कैसे डिफाइन किया कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर है, ठीक है, अप टू, यानी कि 400 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा अगर नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी, और क्लियर सर्वेड बाउंड्रीज हैं लेकिन कोई म्यूनिसिपल बोर्ड नहीं है। ठीक है, सर्वे बाउंड्रीज हों लेकिन कोई क्लियर म्यूनिसिपल बोर्ड ना हो उस क्षेत्र का, और उस क्षेत्र में मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसका कम से कम 75% एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में जो है संलग्न हो। कई बार रूरल की डेफिनेशन इन टर्म्स में भी दी गई है कि जो एरिया अर्बन नहीं है। तो कोई एजेंसीज ने, कोई बॉडीज़ ने अर्बन को डिफाइन किया, अर्बन इंडिया को, और ये अनुमान लगा लिया अपने हिसाब से कि जो अर्बन नहीं है वो रूरल का पार्ट बन जाएगा। तो जैसे सेंसस ऑफ इंडिया 2001 में अर्बन इंडिया की या फिर अर्बन एरिया की क्लियर कट डेफिनेशन सबसे पहली बार आई। और क्या बताया गया कि स्टैट्यूटरी प्लेसेस जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी हो या कॉर्पोरेशन हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो, कोई एक हो, तो ये जो है कहलाने लगेगा आपका स्टैट्यूटरी टाउन। ठीक, और फिर कहा गया कि इसके साथ अगर 5,000 तक की मिनिमम पॉपुलेशन हो कहीं पर, और 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी हो, 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन अगर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में संलग्न है, तो वो एरिया अर्बन कहलाएगा। ठीक, तो ये क्राइटेरिया जो नहीं फुलफिल करेगा एरिया, उसको रूरल कह देंगे, ऐसा मान करके चला गया। अगेन आरबीआई की कुछ अलग पॉलिसीज थी, तो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने रूरल की डेफिनेशन क्या दी कि 49,000 से कम अगर पॉपुलेशन होगी जिन एरियाज में, उन्हें हम रूरल कह देंगे। तो ये हो गई डेफिनेशन आरबीआई के द्वारा। इंडिया के विलेजेस जो हैं, ये अलग अलग विलेजेस अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब एक विलेज जो है दूसरी तरह का हो सकता है अगर आसपास है तो, लेकिन एक स्टेट का विलेज दूसरे स्टेट के विलेजेस से रिसेंबल कर जाए ऐसी संभावना बहुत कम है। तेलंगाना का विलेज उत्तर प्रदेश के विलेज से बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। अलग दिखने का मतलब है कि वहाँ का लैंडस्केप तो अलग दिखेगा ही दिखेगा आपको, घरों की बनावट, वहाँ रहने वाले लोगों का स्वभाव, वहाँ रहने वाले लोगों की भाषा वगैरह तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। खान पान के तरीके, रहन सहन के तरीके, खेती करने के तरीके, इन सब में आपको भारी विविधता देखने को मिलेगी। तो भारत के गाँव जो हैं काफ़ी विविध हैं। गाँवों में विविधता नहीं, ध्यान रखिएगा, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे गाँव के फीचर। लेकिन इंडिया के विलेजेस जो हैं उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर स्टेट का विलेज दूसरे स्टेट के विलेज जैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको।
अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है सोशोलॉजिस्ट के द्वारा कि जैसे पंजाब के विलेजेस इनको एफ्लुएंट विलेजेस बोलते हैं, यानी समृद्ध गांव। ठीक, काफ़ी आपको यहाँ पर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। फैमिलीज जो है काफ़ी अच्छा पैसा उनको मिलता है, कहाँ से, जो उनके यंग लोग होते हैं वो अब्रोड जा करके पैसा कमा रहे होते हैं और भेज रहे होते हैं। तो कुछ राइटर्स या सोशोलॉजिस्ट इसको ग्रे विलेज कहना पसंद करते हैं, यानी कि गाँव की पॉपुलेशन जो है इसमें ऐसे लोग होंगे जिनके बाल ग्रे होंगे, यानी कि वो बुजुर्ग लोग वहाँ पर रहते होंगे, क्योंकि यंग लोग तो पैसा बनाने के लिए बाहर निकल गए हैं, दूर देश, या तो विदेश निकल गए हैं कनाडा वगैरह, या तो जो है इंडिया के किसी और समृद्ध हिस्से में जाकर के, शहरों में जाकर के पैसे बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें मान करके चला जाता है कि वो ग्रे पॉपुलेशन इस वजह से है क्योंकि जब ये ग्रे लोग यानी कि सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति जब अपनी युवावस्था में रहे होंगे तो ये लोग भी धन कमाने गए होंगे, अब वापस लौटे हैं तो रिटायर होकर के यहाँ पर रह रहे हैं, या फिर अब एक व्यवसायिक किसान के रूप में वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो एफ्लुएंट विलेज पंजाब इसलिए है क्योंकि उसमें कई कारण हैं, लोग बाहर कमाने जाते हैं ये तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, मानसून के जो भी कारक हैं, उसका भी अहम योगदान रहता है। ठीक, एक पंजाब का गांव उड़ीसा के या बिहार के किसी छत्तीसगढ़ के बीहड़ इलाके के गांव से अलग इसलिए भी है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण अनुकूल है पंजाब का, जबकि प्रतिकूल कहाँ का है, बिहार उड़ीसा वगैरह का। ये भी ध्यान रखना जरूरी है। कृषि सुधारों से पहले कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि अपना एक वक्त का भोजन कमाने के लिए पेरेंट्स को मजबूर होना पड़ा अपने बच्चों को लिकर वेंडर और मनी लेंडर्स को बेच देने के लिए। ठीक है, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाएं भी पहले होती रही हैं, काफ़ी पहले की बात है, अब तो काफ़ी इस पर लगाम लगाई गई है, लेकिन आज भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाने को नहीं है। ठीक है, बिहार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में या तो सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, खाने की कमी है, तो एक वक्त के भोजन के लिए लोगों को ऐसे कदम भी उठाने पड़ते रहते थे। और जबकि कुछ विलेजेस जो हैं एरिड पार्ट में राजस्थान के, वो अनइनहेबिटेड क्यों हो गए हैं? क्योंकि वहाँ का इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट है, प्रतिकूल पर्यावरण है, सूखा पड़ता है और या तो कहीं कहीं पर जल भराव हो जाता है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और इंद्र देवता की भी कृपा नहीं है उतनी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे नोट्स कैसे बनाना है, क्या सारी चीज़ें नोट करनी है? यहाँ पर मैं आपको इंडिकेशंस देता रहूँगा कौन कौन से नोट्स बनाने हैं, और जो यहाँ पर चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं ये आपको जरूर लिखना चाहिए। जैसे विलेजेस एट आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन्स एंड सिटी आर यूजुअली नोन एज फ्रिंज विलेजेस। तो फ्रिंज विलेजेस की डेफिनेशन आप यहाँ पर नोट करिएगा। which undergo gradual transformation as they lose their identity by and eventually become the part of urban world। तो मतलब विलेज जो टाउन्स और सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स यानी कि उसके सन्निकट होते हैं, उसके पास लगे हुए होते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से, तो धीरे धीरे उन पर जो है शहर का प्रभाव पड़ने लगता है और इवेंचुअली वो छोटे से कस्बे में तब्दील होते हैं और पूरा अर्बन एरिया बन जाते हैं कालांतर में। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे दिल्ली की रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं, वजीरपुर, पटपरगंज, मोहम्मदपुरी, चंद्रवाल, नजफगढ़, ये कहीं ना कहीं एक विलेज का पार्ट हुआ करते थे, कभी रूरल एरिया बने जाते थे, लेकिन कालांतर में जो है अर्बन लाइफ में बदल गए हैं, इनका पूरा एक्सपेंशन हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है अर्बन एरिया में समा गए। ठीक, अब हमने विविधता की तो बात कर ली है कि तेलंगाना का एक विलेज उत्तर प्रदेश या बिहार के एक विलेज से डिफरेंट होगा, वहाँ के लोग डिफरेंट होंगे, उनकी आदतें डिफरेंट होंगी, लैंग्वेज डिफरेंट होगी, खेती करने का तरीका, अनाज जमा करने का तरीका, ये सब काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक, घरों की बनावट भी, लेकिन कुछ जनरल फीचर्स जो है जरूर आपको आइडेंटिफाई करने होंगे रूरल कम्युनिटीज़ के। ठीक है, तभी हम एक ओवरऑल अर्बन इन इंडिया या रूरल इन इंडिया को ऊपरी तौर पर समझ चुके हैं। ठीक, मतलब समझने की कोशिश करेंगे जब आप एक ओवरऑल जनरल फीचर को अलग कर पाएंगे। वैसे तो हर विलेज अलग है, इवन मतलब एक गांव दूसरे गांव से बिल्कुल अलग होगा, वहाँ लोग ही अलग रहते हैं, लेकिन एक जनरल फीचर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है आगे हमको पढ़ने के लिए। तो रूरल इंडिया के जनरल फीचर्स अब यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं। उससे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है ग्राम की अवधारणा क्या है उसका भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये टर्म जो है विलेज के लिए आता है वो रूरल आता है। ठीक है, रूरल एरिया या विलेज बोल देते हैं। तो रूरल जो वर्ड है ये अर्बन के कंट्रास्ट में आता है कि जो अर्बन नहीं है रूरल है। ठीक, तो जो टर्म सबसे कॉमनली यूज्ड होता है सोशोलॉजिकल लिटरेचर में उसको बोलते हैं विलेज। रूरल सोसाइटी के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो विलेज यूज़ करते हैं। कुछ ये एक और टर्म है कंट्री साइड। ठीक है, कंट्री साइड आपने नाम सुना होगा, और अंग्रेजी साहित्य जो लोग पढ़ते हैं उसमें देशी शब्द के लिए कंट्री वर्ड यूज़ करते हैं। देसी दारू को वहाँ पर क्या बोलते हैं? कंट्री। ठीक है, तो कंट्री साइड का मतलब वहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है विलेज जैसी कोई एरिया, लेकिन वो विलेज हमारे यहाँ के विलेज से बिल्कुल अलग होता है। वो नेचर के थोड़ा करीब माना जाता है, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है, हसल बसल यानी कि शोर शराबा जो सिटी में होता है, जो ट्रैफिक होता है वो वहाँ की कंट्री साइड में नहीं देखने को मिलता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन वो जो है यहाँ के विलेजेस से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर पब्स भी होते हैं, वहाँ पर रिक्रिएशनल सेंटर्स भी होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न कंट्रीज़ के गाँवों में या वहाँ की कंट्री साइड में, लेकिन वो हमारे यहाँ के विलेज से डिफरेंट है। तो हम अपने यहाँ के विलेजेस के लिए यानी कि इंडियन विलेजेस के लिए कंट्री साइड वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करते हैं? विलेज वर्ड यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक और वर्ड है फोक, जिसको पॉपुलैरिटी किसके कारणों से मिली है? रॉबर्ट रेडफील्ड। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने पॉपुलर किया था वर्ड फोक को। ठीक है, फोक वर्ड का हिंदी इक्विवेलेंट क्या होता है? हमने हिंदी मीडियम बताया हुआ है, इसको बोलते हैं लोक। ठीक है,
अब फोक का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज अ पर्सन और पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ स्मॉल ट्रेडिशनल एंड होमोजिनस कम्युनिटी। तो फोक वर्ड की दो विशेषता हो गई, एक ट्रेडिशनल और एक होमोजिनस कम्युनिटी बनाता है फोक। तो फोक सोसाइटी एक ट्रेडिशनल और एक होमोजिनस है, दो फीचर ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल और होमोजिनस। अब मैं इतना डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भारतीय संदर्भ से पिछली बार जब लेखपाल का पेपर हुआ था तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ऐसा हम नहीं मान करके चल सकते हैं कि थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। फैक्ट भी पढ़ा जाएंगे, स्कीम्स की बारीकियां भी बताएंगे, लेकिन ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो आप समझते हुए चलिए। इससे बाद में जब योजनाएं वगैरह बताई जाएंगी तो काफ़ी अच्छे से आप उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक, अब रूरल सोसाइटी से कंपेयर करें अगर अर्बन सोसाइटी को, जो कि आगे हम डिटेल में करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दिया गया है कि अर्बन सोसाइटी जो है उसको सभी ने फ्यूचर ओरिएंटेड माना है। ठीक, तो अर्बन सोसाइटी के लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उनका मानना है कि चेंज जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, चेंज जो है सबसे बड़ा कांस्टेंट माना जाता है सिटीज़ में, अर्बन लाइफ में। यहाँ पर कोई भी अपने काम से संतुष्ट नहीं है और लोग हर पल अपनी जॉब को बेहतर करना चाहते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, अगर उनको कोई 2000 बढ़ा के देता है तो चाहते हैं कि वहाँ चले जाएं। तो मतलब हर तरफ फास्ट मूविंग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हर कोई अपनी बेहतर तरक्की करना चाहता है और जो उसको मिल चुका है वो उससे भी बेहतर चाहता है, वो उससे खुश नहीं है। ठीक, अर्बन ड्वेलर्स को फॉरवर्ड लुकिंग कहा गया है, लिखा गया है, माना गया है, और वहीं कंट्रास्ट में फोक्स को या फिर लोग को या विलेज के लोगों को बैकवर्ड लुकिंग माना गया है। ठीक, तो चेंज जो है वो अगर कैच फ्रेज है एक अर्बन सोसाइटी का, अर्बन लाइफ का, स्टेबिलिटी जो है वो फोक सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो परंपराएं चल रही हैं उसको मेंटेन करने पे ध्यान देना, ना कि परंपराओं को बदलने में या फिर अपने आप को बदलने पर फोकस करना। ठीक, तो इसी तरीके से अब हम रूरल सोसाइटी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, यानी कि ग्राम्य समाज का, जो कि कई बार जो है सिलेबस में ये वर्ड लिखा गया है, ग्राम्य समाज। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल। जो थ्योरी जरूरी है वो यहाँ पर हमने दी है, और ये अंडरलाइन टर्म्स जो है इनको जरूर आप नोट करते हुए चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रूरल सोसाइटी का क्या मीनिंग होता है। तो अर्बन सोसाइटी से अगर कंपेयर करें तो एक रूरल सोसाइटी एक स्मॉल सोसाइटी होती है, पॉपुलेशन वाइज भी और कई बार एरिया वाइज भी। तो इसमें शॉर्ट फिजिकल एरिया, स्मॉल पॉपुलेशन देखने को मिलता है। सारी जितनी भी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं एक अर्बन सेंटर में या फिर एक सिटी में, जैसे कि पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह, क्लब्स वगैरह, ये जनरली ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रेजेंट होती हैं। अगर कुछ एक होती भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, ऐसा मान करके चलते हैं इंडिया में खास करके। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है रूरल एरियाज़ में कम होती है, और हम लोग कह सकते हैं कि जो सेम स्टेटस के लोग होते हैं अब सेम नेबरहुड शेयर करते हैं, सेम स्टेटस के लोग आस पास रहते हैं, और जो है इस स्टेटस में या फिर कह सकते हैं हायरार्की में लोअर माने जाते हैं सोशल लेवल पर, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रहते हैं। और इंडिया के विलेजेस के लिए बात बिल्कुल सच है अभी भी, चाहे इसको लोग स्वीकारें या फिर नहीं। तो रूरल सोसाइटी का एक और फीचर क्या हो गया, मेन स्टे इनका क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक, तो और हम क्या कह सकते हैं, इन एडिशन रूरल सोसाइटी हैज सेवरल अदर ग्रुप्स एंगेज्ड इन वेरियस अदर ऑक्यूपेशंस ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जिनको आर्टिसन या फिर क्राफ्ट्समैन कहा जाता है। तो एक सबसे बड़ा वर्ग क्या होता है, कृषक वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा होता है, जो अपने अलग अलग काम धंधे करते हैं, जिनको आर्टिसन या फिर क्राफ्ट्समैन कहा जाता है। उनके पास कुछ ऐसी कला, कुछ ऐसा हुनर होता है जिससे वो अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ जो है कृषि का काम भी करते हैं और एग्रीकल्चरिस्ट से जुड़े भी रहते हैं। क्योंकि अगर वो अपने कला का सामान बेचेंगे, मतलब अभी तो खैर पैसे में बिकता है, लेकिन पहले पुराने ज़माने में कला का सामान बेचने के बदले अनाज ही मिलता था। तो कुल मिलाकर अगर आर्टिसन भी हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चरिस्ट से जुड़े हुए हैं। जो क्राफ्ट्समैन और दूसरे काम धंधे वाले भी होते थे, पहले ऐसा पाया जाता था इंडियन रूरल सोसाइटी में कि वो लोग भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए माने जाते थे। वो मानसून के समय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे और इतना अनाज उगा लेते थे कि उनका काम चलता रहे, उनकी फैमिली को खाने की कमी ना रहे। और बाकी जो उनका सेकेंडरी बिजनेस था, मतलब जो है कला साहित्य पर काम करना, फोक्स आर्ट पर या जो है क्राफ्ट पर काम करना, वो उनके दूसरे धंधे के तौर पर होता था। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सबसे पहले आप प्रायोरिटी रहती थी सभी के लिए, चाहे वो फार्मर वर्ग हो, पीजेंट हो या फिर क्राफ्ट्समैन आर्टिसन हो। अनाज पहले जमा कर लेना बेसिक नीड मानी जाती थी। आपके पास रहने के लिए जगह है गाँव में, अगर खाने के लिए अनाज राशन जमा हो गया तो फिर दिक्कत नहीं रहती थी। फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता था वो दूसरी एक्टिविटीज़ में खर्च किया जा सकता था, खाने पीने की टेंशन नहीं रहती थी। ऐसे रूरल सोसाइटी में रूरल सोसाइटी को ट्रेजर ट्रोव ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड फोक स्टाइल्स कहा जाता है। ट्रेजर ट्रोव यानी कि खजाना। तो खजाना कौन है, भारत के गांव हैं जो ट्रेडिशनल और फोक स्टाइल्स को सेव करके या फिर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। प्रिजर्व कोई चीज़ तभी रहती है जब आप उसको खर्च नहीं करते हैं या फिर उसमें बदलाव नहीं करते हैं। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मेंटेन करके रखा गया है, कल्चरल वैल्यूज़ को, क्वालिटीज़ को बदलने नहीं दिया गया है बदलते समय के साथ। तो इस वजह से जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो अभी भी हमारे विलेजेस में वैसी ही बनी हुई हैं। जब कालांतर में ये विलेज जो है तब्दील होते हैं शहरों में या अर्बन सेंटर्स में, तो यही कल्चर आगे जा कर के और रिफाइन हो जाता है। रिफाइन का मतलब है कि
उनमें जो भी खामियां होती हैं उसको हटा करके बाकी उसका फॉर्म बिना चेंज किए वैसा ही रखा जाता है। जब हम कस्टम्स और फोक स्टाइल्स की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखेंगे। वहीं पर देखते हैं हम कि रूरल कल्चर बहुत रिच है, बहुत ही अच्छा है, ट्रेडिशनल है, कई सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रखी जाती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ मिनेसेस भी हैं जैसे कि बाल विवाह वगैरह। तो अगर धीरे धीरे अगर ग्रामीण आबादी शहरी आबादी में तब्दील होने का काम कर रही है तो जो निगेटिव एस्पेक्ट हैं वो उनको हटाने का काम होता है और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनको प्रमोट करने का काम किया जाता है। यही चीज़ें आजकल जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ऐसा लगता है कि इस पर फोकस किया जा रहा है। एटलीस्ट जो ट्राइफेड वगैरह है उनका अगर आप कोई भी स्कीम देखेंगे तो उसमें यही प्रयास किया जाता है कि जो मिनेसेस हैं उनको हटाया जाए और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनको प्रिजर्व करके रखा जाए। तो आप समझ चुके होंगे कि रूरल सोसाइटी जो है ट्रेजर ट्रूव ट्रेडिशनल कस्टम्स और फोक स्टाइल का क्यों है, क्योंकि इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, इनको इनमें ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश नहीं की जाती है। कई बार निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, उनसे भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है जब तक सरकार दखल ना दे। जब इंटेलेक्चुअल्स लिखते हैं कि इंडिया इज सेटल्ड इन विलेजेस तो इसका मतलब क्या होता है? इंडिया सेटल्ड इन विलेजेस तो एक तो मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन ओवरऑल इंडिया में उतना ज़्यादा भी नहीं पहुंचा है आज की डेट में भी, ये तो होता ही है, लेकिन सेम टाइम पर ये भी सोशोलॉजिस्ट कहना चाहते हैं कि इंडिया विलेजेस में इस वजह से सेटल्ड है कि चूंकि अर्बन सेंटर रूरल सेंटर, अर्बन एरिया रूरल एरिया, अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन, जो भी एक ओवरऑल जो कस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो एक आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है, वो कहीं ना कहीं आई है हमारे विलेजेस से ही। इवन अगर शहर में लोग रह रहे हैं वो ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट को बनाए रखे हुए हैं, तो वो आया तो इंडियन विलेजेस से ही है ना कुल मिलाकर के। तो इसलिए भी कहा जाता है कि इंडिया इज सेटल्ड इन विलेजेस। अर्बनाइजेशन वाले टर्म्स की बात और है, लेकिन ये भी है कि शहरों के लोग भी जो विचारधारा फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर भी हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा है जो गाँवों में सृजित हुई थी, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो बेसिक आइडियोलॉजी है, बड़ों का सम्मान करना और अपने पद प्रतिष्ठा, अपने जो है पद कर्तव्यों का मान रखना, ये सब विलेजेस से ही आया है। ठीक है, तो विलेजेस जो है जो सिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ऐसे विलेजेस जो सिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं, ये सब हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन ट्राइब्स और पीजेंट में अंतर समझना यहाँ पे जरूरी है। ट्राइब्स और पीजेंट को कैसे डिफाइन करा जाता है, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं पहले। रूरल सोसाइटी जो है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, दे इंक्लूड वाइड वैरायटी ऑफ पीपल एंड विलेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कंपोजिशन। रूरल सोसाइटी इज एन एग्रेरियन सोसाइटी, कोई शक नहीं है, रूरल सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी है, चाहे आप किसी भी इंडिया के स्टेट्स में देख लें। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं जहाँ पर कोई ऐसा अलग ही बिजनेस चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एग्रेरियन सोसाइटी होती है। इसमें क्राफ्ट्समैन, आर्टिसन, एग्रीकल्चरलिस्ट सब लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और सभी कुल मिलाकर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो इनके अलावा कुछ ट्राइब्स भी निवास करती हैं भारत के विलेजेस में, इनको ट्राइबल पीपल कहा जाता है। कई बार इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ से, कई बार नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो ट्राइब्स और पीजेंट के अंतर को यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन शेड्यूल ट्राइब्स भारत में क्या है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स की तो खैर डेफिनेशन फिक्स है, आर्टिकल नंबर 342 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। पहला ऐसा नोटिफिकेशन आया था 1950 में। प्रेसिडेंट किसी ट्राइब के प्रिमिटिव ट्रेट्स, उसके डिस्टिंक्टिव कल्चर, जोग्राफिकल आइसोलेशन, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को कंसीडर करते हुए उसे शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ऐसे में हम समझ चुके हैं कि कोई ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कोई जनजाति अनुसूचित जनजाति कैसे कहलाएगी, उसमें उसके जो फीचर हैं वो कुछ अलग होंगे। सबसे बड़ा फीचर है आइसोलेशन। आइसोलेशन का टर्म सिर्फ ये नहीं है कि वो दूसरे लोगों से कम मतलब रखते हैं, आइसोलेशन का मतलब है कि वो काफ़ी, उनका कल्चर जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उनका अपना कल्चर है और उनका कल्चर जनरली किसी अदर कम्युनिटी से रिजेंबल नहीं करता है। अदरवाइज फिर वो अलग कैसे हुए? एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से अलग अगर नहीं हुई तो वो सेम ट्राइब मान ली जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग ट्राइब होने का मतलब है कि उनका कल्चर टोटली डिफरेंट होगा, बहुत ही कम मेल खाएगा। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंथ्रोपोलॉजी में कही जाती हैं कल्चरल आइसोलेट्स। ठीक है, मतलब ट्राइब्स को क्या माना है? कल्चरल आइसोलेट्स माना है। आइसोलेट्स इसलिए इन टर्म्स में कि वो पूरी तरीके से उनका कल्चर इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या मान सकते हैं, किसी ट्राइब को अगर आपको पढ़ना है तो आप बिना किसी दूसरी बातों को जाने सिर्फ उनके कल्चर को पढ़ सकते हैं। और ट्राइब को एक आइलैंड भी आप कह सकते हैं कि पूरा उनका जो सिस्टम है वो उनका अलग होता है, उनके अलग देवता होते हैं, उनके अलग बिलीव्स होती हैं, उनके अलग कस्टम्स होते हैं, उनके अलग पहनावा होता है, अलग खान पान होता है और काफ़ी डिफरेंट होता है वो। कई बार वो भारत के संविधान को नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि उनका अपना कहीं पर संविधान भी होता है। ठीक है, उनके झगड़े निपटाने के तरीके होते हैं और वो पूरी जितने भी लोग एक ट्राइबल सोसाइटी में रहते हैं, भले ही उनकी संख्या बहुत कम हो, एकदम संगठित रहते हैं और जनरली जो है ट्राइबल पर्सन बाहर नहीं निकलना चाहता अपने ट्राइब के कस्टम्स से। तो यहाँ पर कल्चरल आइसोलेट्स बोल दिया ट्राइब्स को या फिर ट्राइबल पीपल को। अब पीजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में कृषक कहा जाता है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के ही वर्क से जो है पीजेंट वर्ड जो है चर्चा में आया, लेकिन इस टर्म को सबसे पहले डिफाइन किसने किया था? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ए.एल. क्रोबर ने। ठीक, तो पीजेंट वर्ड सबसे पहले किसने दिया, अगर ये पूछ लें? वैसे तो संभावना कम है कि अवधारणा पर आधारित क्वेश्चन आएंगे लेखपाल में, लेकिन कभी भी आपको अज्यूम करके नहीं चलना है कोई चीज़। अगर 2-4 पेजेस एक्स्ट्रा भी पढ़ने पड़ जाए लेकिन आप कॉन्फिडेंट महसूस करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ए.एल. क्रोबर ने डेफिनेशन दी है पीजेंट की किस तरीके से? पीजेंट्स आर डेफिनेटली रूरल येट लिव इन रिलेशन टू मार्केट टाउन्स, फॉर्म अ क्लास सेगमेंट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन विच यूज
यूजुअली कंटेन्स अर्बन सेंटर समटाइम्स मेट्रोपॉलिटन कैपिटल, यानी कि कैसे डिफाइन किया कि डेफिनेटली रूरल होते हैं पीजेंट्स, लेकिन लगातार इनका रिलेशन मार्केट टाउन से और लार्जर पॉपुलेशन से, अर्बन सेंटर से और मेट्रोपॉलिटन कैपिटल से तक बना रहता है, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी भी जो है रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे संलग्न है, एग्रीकल्चर में, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। तो पीजेंट जो है रूरल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अर्बन सेंटर से भी जुड़े हुए माने गए हैं। ट्राइब्स से कैसे डिफरेंट हुए कि ट्राइब्स जो है बिल्कुल आइसोलेशन में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, ठीक। तो ट्राइब्स जहाँ पर कल्चरल आइसोलेट्स कहे गए, पीजेंट क्या कहे गए, पार्ट कल्चर और पार्ट सोसाइटीज़। तो पीजेंट्स में कोई ऐसा कल्चरल आइसोलेशन, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं देखने को मिलती है, हालांकि वो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन और कस्टम्स को और अटैचमेंट और अपने कल्ट से बना के रखते हैं। ट्राइब्स आइसोलेटेड होती है, पीजेंट्स नहीं होते हैं, बता दिया आपको। एग्रीकल्चरलिस्ट अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं। तो पीजेंट्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रेन्स, और जितना इनको खुद के लिए चाहिए होता है उससे ज़्यादा भी कई बार इनको उगाना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें फार्मर को चाहिए वो हर चीज़ वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ज़्यादा ग्रेन उगाने से वो ग्रेन के बदले अपना दूसरा सामान खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो उसी के रेफरेंस में बोला जा रहा है। कृषक को या पीजेंट को अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए लगातार दूसरे लोगों से संपर्क में रहना पड़ता है। अब अगर रूरल सोसाइटी पूरी तरीके से पीजेंट सही बनी हुई है, तो पीजेंट का अनाज पीजेंट तो खरीदेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको अर्बन सोसाइटी से टच में बने रहना होता है। तो जहाँ पर क्रोबर ने पार्ट सोसाइटी विद पार्ट कल्चर कहा है, ठीक है, और कहा है कि कांस्टेंट इंटरेक्शन इनका होता रहता है अदर कम्युनिटीज़ से। जॉर्ज फॉस्टर्स ने कहा है पीजेंट कंस्टिट्यूट अ हाफ सोसाइटी, एक हाफ सोसाइटी माना है जॉर्ज फॉस्टर्स ने पीजेंट को। अब कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर का काम भी करती रही हैं, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं ग्रुप को कहा गया है सोशोलॉजिस्ट ने ट्राइबल पीजेंट्स कहा गया है, यानी कि ट्राइबल फीचर भी हैं उनके और पीजेंट सोसाइटीज़ के भी फीचर हैं, ठीक। तो कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कृषकों का कार्य करने लगे और धीरे धीरे विलेज में सेटल होकर रहने लगे, उनको क्या कहा गया, टर्म दिया गया ट्राइबल पीजेंट्स, ठीक है। अब ट्राइबल हैबिटेशंस जो है स्मॉल एरिया में रहते थे, और मतलब कह सकते हैं कि पास पास रहते थे छोटे छोटे ग्रुप्स में, और इनके ग्रुप जो हैं दूर दूर स्थित होते थे, फैले होते थे। तो ऐसे क्लस्टर्स को कहा जाता था, जो है एक टर्म दिया जाता था सोशियोलॉजी में, हैमलेट वर्ड ना सिर्फ सोशियोलॉजी में, फिर कालांतर में डेमोग्राफी में और फिर ज्योग्राफी का भी पार्ट बन गया धीरे धीरे। हैमलेट को कैसे डिफाइन किया जाता है सोशियोलॉजिकल टर्म्स में, पार्ट ऑफ अ लार्ज विलेज और अ ग्रुप ऑफ सेवरल हैमलेट्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया में भी एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लासिफाइड एज अ विलेज। तो मतलब हैमलेट क्या है, कुछ जो झोपड़ियाँ हैं उनका एक समूह है और वो एक बड़े विलेज का पार्ट हो सकता है, ठीक है। कई सारे हैमलेट मिल करके एडमिनिस्ट्रेटिवली एक विलेज के रूप में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। एक हैमलेट और एक विलेज में जो मेजर डिफरेंस है वो किस पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन है। मेजर डिफरेंस बिटवीन अ हैमलेट एंड अ विलेज, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ हाउसेस, पॉल्यूशन और डी। ज़्यादातर लोग इसको बी लगा देते हैं बिना देखे। एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहले भी पॉपुलेशन माना गया है, ऑब्वियसली। हैमलेट को हमने क्या बताया कि ग्रुप ऑफ हट्स जो छोटे छोटे एरिया में स्प्रेड होते हैं उसको हैमलेट बोल दिया आपने, लेकिन ग्रुप ऑफ हाउसेज जो है डिफरेंस करने का यहाँ पर आधार नहीं बना विलेज से। आधार क्या बना, पॉपुलेशन। हर हाल में एक हैमलेट की पॉपुलेशन विलेज की पॉपुलेशन से कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आधार है वो है पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सही लगाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया विलेज और हैमलेट में डिफरेंस का। तो